ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज। तो ये हमने कवर कर लिया था और ये फॉर्मूला आपको समझ आ भी गया था। हाफ वैल्यू थिकनेस, जी ये हमने लास्ट टाइम इसको फाइंड किया था। ओके, हाफ वैल्यू थिकनेस मींस कि आपका जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाए। ओरिजिनल इंटेंसिटी इज आई नॉट। ओके, तो जी आपका जो इंटेंसिटी वो हाफ हो जाए तो कितने डिस्टेंस बाद आपका इंटेंसिटी हाफ होगा, तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज हाफ वैल्यू थिकनेस। उस डिस्टेंस को हम हाफ वैल्यू थिकनेस कहते हैं। जी यानी यानी अगर आपका यानी अगर आपका ये इंटेंसिटी है, हियर इंटेंसिटी विल बी आई नॉट। ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका ये इंटेंसिटी जो है आई इंटेंसिटी दैट इज हाफ ऑफ द आई नॉट। तो कितने डिस्टेंस बाद ये हाफ हो गया उसको हम हाफ वैल्यू थिकनेस कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x 1/2। ओके, तो दिस इज नोन एज हाफ वैल्यू थिकनेस। ये भी हमने किया था। एमएच प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीटी स्कैनिंग। इसको ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप देख लो, इजी है, ये आपको इतना वो मसला नहीं होगा इसमें। जी सर। इसके बाद हम वो स्लाइस की तरफ आ जाते हैं। वॉर्टेक्स। जी तो अच्छा, अगर हमने किसी बॉडी को कोई टिश्यू है या क्या कहते हैं उसे, ऑर्गन या ऑर्गन को अगर आपने स्टडी करना है, सही है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उस पे हम एक्स रेज को पुट अप कर लेते हैं। एक्स रेज, सही है। तो एक्स रेज किस तरह काम करते हैं, तो वो इन्हीं स्टेप्स में वो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है। The section through a body is divided into a small unit called voxels. The number on each voxel is called the pixel intensity. So the number on each voxel is called pixel intensity. तो क्या करते हैं हम यहाँ से एक्स रेज को बम्बार्ड कर लेते हैं। ओके, voxel पे, सही है। तो वो क्या हो जाते हैं, 4 + 1 5 हो जाते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे डिटेक्टर लगा होता है। जी तो 7 + 2 + 7 = 9। अच्छा, इसके बाद ये हम हमारे पास इस तरह के वो बन जाते हैं। ये फिर कंपैरिजन करता है। ये डिटेक्टर जब ये नंबर रिसीव कर लेते हैं 5 और 9, तो वो फिर कंपेयर करता है डिफरेंट वोक्सल। सही नंबर है क्या कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है ये नंबर जो है? ये आपको पिक्सल इंटेंसिटी के बारे में बताता है। अगर ये नंबर ज्यादा होगा तो उतना क्लियर इमेज आपके पास आएगा, उतना पिक्सल इंटेंसिटी के बारे में बताता है। सिंपल, यानी उतना एचडी इमेज आपके पास होगा, सही है। तो दिस विल बी 5 और 9। तो 5 हमारे पास ये 5 5 फिर 9 9। ओके, तो इसके बाद हम फिर इस तरह कर लेते हैं कि इंटेंसिटी रेडिएशन जो है एक्स रेज उसको 45 डिग्री, यानी इफ दिस इज 0 डिग्री तो 45 डिग्री में उसको बम्बार्ड कर लेते हैं यहाँ पे बॉक्सर पे, सही है। तो वो क्या करता है, 1 रीड कर लेता है, 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 11 एंड 2 आ जाते हैं यहाँ पे डिटेक्टर पे। इसके बाद हम एक दूसरा स्टेप भी करते हैं। इसी डिटेक्टर को फिर ये वाला पिक्सल यहाँ पे वोक्सल यहाँ पे रख देते हैं। जी सर। तो ये हमारे पास 5 + 1 दैट इज 6, 5 + 11 दैट इज 16, 9 + 11 दैट इज 20 और 2 + 9 दैट इज 11। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सर। हमारे पास पहले एक्स रेज जो ट्यूब था, दिस इज द ट्यूब ऑफ एक्स रेज। ओके, जी सर। ये एक्स रेज हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड कुछ इस तरह का होता है और यहाँ से हम वोल्टेज दे देते हैं। ये आपका एनोड होता है और ये ट्यूब होता है इस तरह। ओके, वैक्यूम ट्यूब होता है। ये हमारे पास कैथोड होता है, तो ये माइनस के साथ होगा और पॉजिटिव के साथ ये एनोड होगा, सही है। और यहाँ पे एक विंडोसा होता है यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे इंसिडेंट होगा और एक्स रेज को इमिट करेगा, तो एक्स रेज आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, एक्स रेज ट्यूब। ये आपका एक्स रेज ट्यूब है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये एक्स रेज ट्यूब है और ये आपका डिटेक्टर है। ओके, तो उसको हम 0 डिग्री पे रख लेते हैं। अब ये 0 डिग्री पे है। इसके बाद मैं इसको 45 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। एक्स रेज ट्यूब और डिटेक्टर को आपने 45 डिग्री रोटेट करना है। इस तरह होते हैं एक्स रेज ट्यूब और ये डिटेक्टर, ये इस तरह अब 45 डिग्री इस तरह हो जाएंगे और वोक्सेल अपनी पोजीशन में रहेगा। तो 4 + 1 ये साथ में लिखो ताकि आपको बाद में मसला ना। ओके, 5 और ये 5 बन जाए, 5 5 9 9 इस तरह बन जाए। उसके बाद हम उसको रोटेट कर लेते हैं
और इस पीस को हम यहाँ पे यूज करेंगे फिर बाद में, सही है। जो हमारा पहला रिजल्ट आया था जी, पहला रिजल्ट आया उसको आपने सेकंड रिजल्ट में पुट करने पे सेकंड रिजल्ट को आपने थर्ड रिजल्ट में पुट करना और इस तरह आपके पास एक फाइनल इमेज बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा डिटेक्टर पे, ओके। यहाँ पे मैंने एक्स रेज़ 2 को 45 डिग्री रोटेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। 4 + 7 इज़ 11 आ गया और 2 अपनी जगह पे आ गया। डिटेक्टर पे आपके पास ये वैल्यूज आ गए। अब डिटेक्टर ने ये वैल्यूज ऐड करने इसी वोक्सेल के साथ 5599। तो 5 + 1 इज 6, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। 11 + 5 is 16 और 11 + 9 is 20. 2 + 9 is 11 11 अच्छा, अब एक्स रेज को 45 डिग्री और रोटेट कर लो, सो दैट इज 90 डिग्री, ओके। आपने इसको बस रिमेम्बर, जी। इसको हम यूज करेंगे, ओके। सेकंड फाइनल को हमने थर्ड में यूज करना है। अब 90 डिग्री जी, तो 4 + 2 is 6, 1 + 7 is 8, तो ये डिटेक्टर पे आ जाएगा। अब डिटेक्टर के नीचे आपने वो फास्ट वो वोक्सल जो था, वो लास्ट वोक्सल, उसको आपने रखना है। और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको 90 डिग्री पे 45 डिग्री को इस पे रखना है, ओके। यहाँ पे इस तरह, इसको इस तरह रखना है। स्टूडेंट जी। अक्सर यहाँ पे आपने इस तरह नहीं रखना, ओके, इस तरह नहीं रखना। अगर 90 है तो उधर भी 90 रखना है। ये इस तरह होते हैं ना, ये ट्यूब हो गया और ये डिटेक्टर हो गया, तो ये इस तरह है, फिर इस तरह हो जाएंगे, फिर इस तरह हो जाएंगे और फिर इस तरह से। ठीक। तो ये आपके पास 6 8 आ गया, प्लस वो पास्ट वाला 16, ये सब उठा, तो 16 + 6 is 22, 16 + 11 is 17, 8 + 6 is 14, 8 + 20 is 28। जी है। अच्छा, अब एक और स्टेप रहता है, एंड दैट इज क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाओ, और ये लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा और 7। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ये आपने वही पुराना वाला ऑर्गन यूज करना है, ओके। ऑर्गन तो सेम ही रहेगा आपका, लेकिन आपका जो एक्सेस शुरू में था। और डिटेक्टर वो रोटेट करेगा, सही है। तो वो शुरू वाला आपने जी। यहाँ पे रखना है। तो जी। इसको फिर आपने लास्ट वाले उसके साथ, उसके नीचे डिटेक्टर के नीचे आपने उसी उसको जोड़ना है। अच्छा, ये हम इसलिए सारे ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्गन होते हैं, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जी सर। तो इस पोजीशन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इस पोजीशन में वो पास्ट एनर्जी प्लस न्यू एनर्जी, न्यू रेस एक्स रेस से जो एनर्जी आएंगे तो वो ऐड अप होते जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये एडिशन सब कुछ हम इसलिए करें। अच्छा, 4 + 22 is 26, इस तरह 14 + 3 is 17 एंड 17 + 3 is 20 एंड 7 + 28 is 35। अच्छा, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा इस पोजीशन से इस पोजीशन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। 135 से वापस उधर। नहीं, हम इस तरह कर लेते हैं, ये आपका ट्यूब हो गया, फिर इस तरह हो जी। गया, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे इस तरह नहीं करते, फिर इस तरह नहीं करते, यानी पूरे क्लॉकवाइज नहीं जाते, जस्ट हाफ सर्कल या सेमी सर्कल हम कवर कर लेते हैं। फुल सर्कल हम क्यों क्योंकि नहीं? वो पूरा हो, क्योंकि वो जब हम ले रहे होते हैं तो वो पूरा हो जाता है उसी पे। सेमी सर्कल से हम पूरे ऑर्गन में से ही निकल रहे हैं ना। जी, सही हो, क्लोज हो। इधर से अगर हम निकाल रहे हैं तो वो पूरे वो दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो वो ऑलरेडी हो गया अंदर। जी, वो ऑलरेडी हो गया, सही है। यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं और 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और यहाँ से फिर आप इसको ऐड कर लो, 1 + 4 is 5, 7 वही + वाला 2 आएगा। तो वही आएगा, 1 + 4 is 5, 7 + 2 is 9, सही है, वही होगा। जी। अच्छा, तो ये मेरे पास फाइनल आ गया, ओके। अब क्या करूंगा? अब मैंने डिडक्ट 14 करना है। इफ द बैकग्राउंड इंटेंसिटी इज 14 टू ऑब्टेन ओरिजिनल पिक्सल, तो 14 कहां से आ गया? ये आपके माइंड में आ गया, तो बैकग्राउंड इंटेंसिटी इज 14। जी। ये तो या तो वो आपको ये गिवन होगा, सही है। और कुछ क्वेश्चंस इस तरह होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको फाइंड कर लो, बैकग्राउंड इंटेंसिटी को। तो ये क्या होता है? सिंपल, जो आपका ये ऑर्गन होता है ना, वोक्सल, इन सबको आप ऐड अप कर लो तो इससे 14 आ गया। 7 8 9 10 11 या दैट इज 14। अगर आपसे पूछ ले कि इसको बैकग्राउंड इंटेंसिटी को फाइंड कर लो, तो ये, तो आपने बस सिंपल इनको ऐड अप करना है। 4 + 1 + 2 + 7 दैट इज 14। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज
14 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन क्यों करना है? आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि हम क्यों सब्ट्रैक्शन यहाँ पे? ताकि हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए कि कितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि बैकग्राउंड काउंट तो कर ही रहे हैं ना, जी, तो हम बैकग्राउंड सिर्फ एक्स-रेज देखते हैं कि एक्स-रेज कितना एब्जॉर्ब हुआ है। यानी आपके ऑर्गन में तो इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है अभी टोटल वो आपने ऐड अप कर लिया तो 14 बैकग्राउंड इंटेंसिटी उनमें 14 है, तो 14 को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो डिडक्ट 14 जी। तो आपके पास ये आ जाएगा 12 3 6 21। अच्छा, इसके बाद इसको आपने डिवाइड बाय 3 करना है। 3 क्यों करना है? ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि हमने 3 साइड्स का लिया है, तो हम एक साइड का आ जाएगा। वेट 1 2 3 4, ये तो 4 साइड है। थ्री क्योंकि पता नहीं। अच्छा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 3 6 21, तो इसको अगर आप डिवाइड कर लो तो आपके पास ओरिजिनल पिक्सल आ जाएगा 4217 4217 आपके पास आ जाएगा। नहीं तो हमेशा हम 3 से ही करेंगे डिवाइड, हमेशा आप 3 से डिवाइड करोगे। तो हमें ओरिजिनल क्यों चाहिए सर? अगर ओरिजिनल नहीं आया तो मींस कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपने चेक करने के लिए आपने इसको डिवाइड बाय 3 करना है। अच्छा, ये सिर्फ चेक करने के लिए, वैसे जो हमारा आंसर आएगा वो वो यही है 12 12 3 6 21 वाला। इसी रिजल्ट को आपने वो ठीक करना है। ठीक ठीक। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास एक बोरिंग सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि मुझे भी काफी बोरिंग लगा था, शायद आपको भी लगे या ना लगे। रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मीन्स कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, सही है, ऐसा टेक्निक यूज करना है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिमोटली, यानी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। आप एक्सरेज बीम को उसमें पास कर लो, सीटी स्कैन कर लो अल्ट्रासाउंड के थ्रू या एमआरआई के थ्रू, सही है, तो उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। It is non-invasive technique designed to prevent a smaller risk and less traumatic for the patient. X-rays इसमें इसके बाद तो हमारे पास एक्सरेज आप ये तो मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया कि हमारे पास वोल्टेज एक्सरेज are produced when a metal target is bombarded by high speed electron in a discharge tube. तो ये हमारे पास इस तरह होता है कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज होता है जिसको हमने सप्लाई देनी है, हमारे पास वोल्टेज होगा, ओके, जिसको मैंने सप्लाई देनी है। और ये मेरे पास कैथोड हो गया, ये मेरे पास एनोड हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और कैथोड की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आएगा तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस, ओके, विद द या डिस्टेंस के साथ साथ उसका वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, सही है। यहाँ पे एक वेलोसिटी होगा, यहाँ पे दूसरा वेलोसिटी, यहाँ पे तीसरा वेलोसिटी होगा, तो इसको हम एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ओके। और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं या तो एनर्जी को रिलीज करते हैं वो, सही है, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा और यहाँ पे आके अब इसके बाद जितनी भी एनर्जी होगी वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देगा या पूरी एनर्जी को रिलीज कर लेगा यहाँ पे, सही है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोलाइड करेगा तो वो फॉर एग्जांपल इस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ कोलाइड करे तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक देगा और यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी, यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी, तो ऊपर से फिर इलेक्ट्रॉन नीचे इस वैकेंसी में आएगा। जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे वैकेंसी में आएगा तो वो क्या इमिट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो उसी एनर्जी को फिर हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज कर ली और एक वैकेंसी की वजह से एनर्जी रिलीज हो गया, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इसका जो ग्राफ होता है उसमें इस तरह के पीक्स आ जाते हैं, आपने देखे होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है ना, ये पीक्स ये इसी वजह से होते हैं कि वो वैकेंसी की वजह से ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं तो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, तो उसको हम तो वो ये पीक्स उसी वजह से आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करता जाएगा और एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, सही है, ये
कहीं पे एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, कहीं पे एनर्जी कम रिलीज करेगा, तो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी की वेरिएशन होगी। तो जब एनर्जी की वेरिएशन होगी तो इंटेंसिटी भी उसके साथ वेरी करेगा और वेवलेंथ भी वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला E इज इक्वल टू HF एंड दैट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो जब एनर्जी वेरी करेगा तो आपके पास HC कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपका वेवलेंथ भी वेरी करेगा। तो जब वेवलेंथ को आप वेरी करते जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस तरह ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये देखो एनर्जी का कि इस जब यहाँ पे लाइट को इमिट कर रहे हैं, सही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की तरफ तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कम वेवलेंथ पे। तो यहाँ पे अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज करे तो यहाँ पे वेवलेंथ कम होगा, तो कम वेवलेंथ को ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे देख लो, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। तो और फिर इस तरह कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसमें पीक्स पे आएंगे, ये पीक्स क्यों आएंगे ये मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिपेंड करते हैं इस पे भी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी कहाँ से आ गई? इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी इसी सप्लाई की वजह से आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने सप्लाई दे दिया, ओके, वोल्टेज दे दिया यहाँ पे। तो वोल्टेज ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने उसी वोल्टेज से एनर्जी लेके यहाँ पे वो एनर्जी को फिर रिलीज कर रहा है। तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, आपने ज्यादा वोल्टेज दिए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज कम होगा तो फिर कम एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो ये यही है, इसके पीछे यही फिनोमेना चल रहा है। When a charged particle is accelerated, electromagnetic radiation is emitted. The greater the acceleration, the shorter is the wavelength. Shorter the wavelength means कि greater is the energy. Okay. अच्छा, so इन्होंने इतना डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं किया कि there are two components. There is a continuous distribution of wavelength with a sharp cutoff. So this is the continuous distribution of wavelength. Okay. और शार्प कट ऑफ मींस कि यहाँ पे आपका कट ऑफ आ रहा है, इस इंटेंसिटी इस वेवलेंथ पे आपकी एनर्जी जीरो होती है, इसको ये लोग शार्प कट ऑफ कहते हैं, ये इस पॉइंट को कहते हैं, ओके। एट शॉर्ट वेवलेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पाइक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक स्पाइक्स हैं। अच्छा, हमारे पास इस तरह होते हैं ना कि जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हमारे पास इस तरह होता है, मैं एटम को ड्रॉ कर लेता हूँ। मिनट में हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाद ये मेरे पास सेकंड ऑर्बिट, इसके बाद ये मेरे पास थर्ड ऑर्बिट। अच्छा, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, आपका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नहीं है। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो हमारे पास क्या होता है कि दिस इज नोन एज के, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इस तरह चलते जाओ, सही है। अच्छा, अगर एन शेल से मेरे पास इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा तो दैट इज नोन एज के अल्फा। अगर एम शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो दैट इज नोन एज बीटा, के बीटा, एम अल्फा, एम बीटा, के बीटा, ओके, दिस इज के बीटा। इसके बाद चलते जाओ, के गामा हो जाएगा फिर। अच्छा, इस तरह m से अगर l में आएगा तो दैट इज नोन एज l अल्फा, इस तरह l बीटा हो जाएगा, ओके। n शेल से अगर आएगा तो इस तरह m अल्फा m बीटा, इस तरह। और यहाँ पे मेरे पास जो इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे मेरे पास जो k बीटा होता है दैट इज ग्रेटर देन k अल्फा, एंड k अल्फा इज ग्रेटर देन l बीटा, and L beta is greater than L alpha। समझ आ रहा है कि क्यों ज्यादा होगा, क्यों कम होगा? जी जी। क्यों? क्योंकि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो क्योंकि वो एनर्जी लेवल्स कम होते जा रहे हैं, नहीं ज़्यादा होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इसलिए कम एनर्जी चाहिए उधर से उधर आना है। बोहर को याद कर लो कि बीटा वो सर जो उनसे आउटर मोस्ट है उधर से जब वो पहले की तरफ आ रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी, इनके बीच में उसके रिपल्शन है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबसे ज़्यादा उसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग हो रही है और न्यूक्लियस का होल्ड सबसे वीक है उस पर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फिर जो के अल्फा वाला है वो नहीं, के बीटा और के अल्फा की तो मुझे समझ आ रही है यहाँ पे,
के बीटा तो हमारे जी। पास आउटर शेल है ना, वहां से आ रहा है तो नीचे तो ज्यादा एनर्जी को जी। रिलीज करेगा क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस वो जी। कवर कर रहा है। ये अल्फा जी। इतना डिस्टेंस कवर कर नहीं कर रहा, लेकिन के अल्फा जी। और एल बीटा मसला कर रहा है। एल बीटा तो ये क्यों कर रहा है? एल अल्फा आप हर दिन के क्योंकि एल अल्फा जो है वो बिल्कुल इनर मोस्ट शेल पे नहीं जा रहा, जो सबसे अंदर वाली है वो सेकंड शेल में जा रहा है, थर्ड वाली में से। जी वो सेकंड शेल में जा रही है, एल अल्फा सेकंड शेल में जा रहा है। जी, अच्छा वेट इसको तो मैं उसको कम एनर्जी है। और एल बीटा जो है this will be k gamma, this will be L beta. So K alpha is greater than L beta. How it is possible? K alpha is greater than L beta. क्योंकि जो के अल्फा है वो थर्ड से नहीं सॉरी सेकंड से इनर मोस्ट शेल की तरफ जा रहा है, जी तो उसके अंदर जो है ठीक है ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का वो हो गया। एल बीटा कम इसलिए है क्योंकि एल बीटा पे वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग उतनी नहीं है। नहीं, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ज्यादा है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब आ गए। L beta बहुत हाँ, ज्यादा आ रहे हैं। तो ज्यादा कम होना तो नहीं चाहिए, जी लेकिन वो इनर मोस्ट में नहीं जा रहा, जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के वो तो उधर नहीं सही जा रहा है है। जी, वो उसी ये इनर मोस्ट में जा रहे हैं। बहुत को याद कर लो, बहुत को आप बुला रहे हो, उसको याद कर लो, वो सर भुला हुआ है बहुत मुझे। वो खफा ना हो जाए। सर ये एबनॉर्मल बिहेवियर है यहाँ पे। ये कोरोना आ गया यहाँ पे। पता नहीं सर, वो हो सकता है, क्या पता तब भी कोरोना हो। तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, वेट मैंने केमिस्ट्री कितने साल पहले पढ़ा है? 4 5 6 ईयर पहले। अच्छा यहाँ पे इस तरह होता है ना कि बहुत हमें फार्मूला दिया था, मुझे याद नहीं है कि एनर्जी और डिस्टेंस का रिलेशन था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट, वो इनवर्स रिलेशन था आई थिंक। वो 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, यस, E इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, वो होता या डिवाइड बाय n स्क्वायर, यस, दिस रिलेशन ये हमने बोहर ने दिया था। तो यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट था या क्या था, इलेक्ट्रॉन था, मुझे याद नहीं है। तो ये हमें एल नंबर होता है, शेल नंबर था, यस शेल नंबर, यस यस, k इज इक्वल टू 1, यस शेल नंबर था। तो ये जितना इंक्रीज होते जाएगा तो उतना एनर्जी कम होते जाएगा, ओके। यानी यहाँ पे फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में एनर्जी मींस के डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, उसके बाद डिस्टेंस कम है, यानी इस तरह होगा। न्यूक्लियस, ओके, जैसे न्यूक्लियस तो डिस्टेंस ज्यादा है, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, और फिर एक आखिर में ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही फिनोमेना होता है, इसी वजह से हमारे पास के अल्फा जो होता है ना, दैट इज ग्रेटर देन एल बीटा, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एल बीटा। डिस्टेंस के अंदर। जी जी। अच्छा तो हमारे पास इंटेंसिटी जो है, हमारे पास जो इंटेंसिटी है आई, intensity of K alpha is greater than intensity of K beta, and intensity of L alpha is greater than intensity of L beta. It means कि हमारे पास जो अगर इन स्पाइक्स को हम ले लें तो ये इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो ये आई के अल्फा हो जाएगा और इसका इंटेंसिटी जो है वो के आई एल बीटा हो जाएगा, सॉरी के बीटा हो जाएगा, जी सर। ठीक है, इस तरह होगा। तो अच्छा ये क्यों होता है? Intensity means number of photons, okay, intensity simple means number of photons. इंटेंसिटी ज्यादा है तो इट मींस कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो इट मींस कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। अब सोच लो के अल्फा, इट मींस के सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसलिए जो एल अल्फा जोन सा होगा वो क्योंकि ज्यादा दूर से आ रहा है जी, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी,
यानी आई बीटा आई और के बीटा और के अल्फा को हम ले लेते हैं। जी फर्स्ट शेल में वैकेंसी आ गई, ओके, फर्स्ट शेल में वैकेंसी आ गई, तो प्रोबेबिलिटी जी कौन से इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा या थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा? सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा क्योंकि वो क्लोज है उसके, सही है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जी नीचे आएंगे जी तो उसकी कम उसमें प्रोबेबिलिटी, होगा, जी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ज़्यादा होगी होगी। कि यहाँ पे आ जाए एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि वो आपकी बात जो शेल्डिंग इफेक्ट भी उसमें आ जाते हैं, तो सही है, तो वो इतना उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ से जी इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरह, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो के अल्फा मीन्स के नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इमिट होंगे, तो इट मीन्स के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू के बीटा की। यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये लोग इसको कवर कर लेंगे, सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन उसको जल्दी कवर कर लेंगे एज कम्पेयर टू थर्ड शेल, ठीक है, थर्ड शेल वाले। ये वो क्योंकि पीछे है, जिस तरह होता है ना यहाँ पे जो आगे होता है उसको वो टॉप पे होता है, उसके बाद बाकी का नंबर जब आता है तो अगर पीछे वाले नहीं होते। ये अगर टॉप वाला कह दे कि नहीं मुझे ये सीट रिजर्व नहीं करना तो फिर बाकी लोगों का नंबर आ जाता है, अदरवाइज वो जी नहीं आता, नहीं, तो इस तरह यहाँ पे भी होता है इंटेंसिटी ऑफ। अच्छा, ये स्पाइक्स इसी वजह से आते हैं, सही है, हमारे पास जब वो वैकेंसी उसमें क्रिएट हो जाते हैं, हमारे पास इस तरह होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं कैथोड से तो वो एनोड पे, एनोड के साथ यहाँ पे कोलिजन हो जाते हैं, एनोड में एटम्स होते हैं, ओके, एनोड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, तो वो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर शेल में फेंक देता है और यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाती है, ओके, यहाँ पे इस तरह एक वैकेंसी आ जाती है, तो जी ऊपर से फिर इलेक्ट्रॉन उसको कवर कर लेते हैं और एनर्जी को रिलीज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी हमारे पास जब एक्स रेज की फॉर्म में आ जाती है, ये फोटोन्स आ जाते हैं, तो वो स्पाइक्स उसी वजह से आते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कुछ टर्म्स है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कंटिन्यू क्यों है, ये ग्राफ जो है ना ये कंटिन्यू क्यों है, यहाँ पे देख लो तो इस वेवलेंथ पे भी मुझे इंटेंसिटी मिल रही है, इस वेवलेंथ पे भी मुझे इंटेंसिटी मिल रही है, इट मींस कि कंटिन्यू कर्व है, ओके, हो रहा है। ये तो ये क्यों है, ये इसलिए है कि हमारे पास यहाँ पे मैंने सप्लाई दी है, ओके, वोल्टेज की, और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैंने वोल्टेज की सप्लाई दी है, ओके, तो उतनी ड्यूरेशन के लिए मुझे वेवलेंथ भी मिलेगा, क्योंकि जब वोल्टेज होगा तो आपका वेवलेंथ भी होगा, जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो वेवलेंथ भी जीरो हो जाएगा, तो अगर आपने 10 मिनट्स के लिए वोल्टेज सप्लाई दे दी है तो 10 मिनट्स के लिए आपको वेवलेंथ भी मिलेगा, सही है, इस तरह नहीं हो कि 10 मिनट्स के लिए आपने सप्लाई दे दी तो 2 मिनट्स के लिए आपको वेवलेंथ मिलेगा, उसके बाद 2 मिनट्स रेस्ट करेगा, उसके बाद ही आपको वेवलेंथ मिलेगा, इस तरह नहीं होगा, बल्कि सारे 10 मिनट्स के लिए आपको वेवलेंथ मिलेगा, ओके, यानी कंटिन्यूस एक क्रिस्टल कप आपके पास मिलेगा। So, as the electron has a continuous distribution of accelerating voltage, thus a continuous distribution wavelength of x is equal to cutoff minimum wavelength. When the whole of the energy of electron is converted into a single photon, it has the smaller or cutoff wavelength. यानी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ क्यों आ रहा है, यहाँ पे जब सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही उसमें जब इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन जब इंसिडेंट हो जाए कैथोड के साथ तो वो सारी एनर्जी उस टाइम रिलीज कर लें, ठीक है, तो जब सारी एनर्जी वो रिलीज कर लें तो उस टाइम आपके पास यानी कितनी एनर्जी, लेट से 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपको एक ही वेवलेंथ मिलेगा, एक वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो यहाँ पे आप 60 पुट कर लो और डिवाइड इस तरह कर लो कि ये वेवलेंथ आपके पास hc बाय 60 आ जाएगा, तो एक ही एनर्जी एक ही वेवलेंथ आपको मिलेगा और वो वेवलेंथ यहाँ पे, फिर आपका वेवलेंथ चेंज होता जाता है, ओके, यहाँ पे अच्छा, हाई इंटेंसिटी spikes are the crystals of the metal target. These peak correspond to the line spectrum of the atom of the metal due to process of excitation, de-excitation होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर लेता है वो एक्साइट हो जाता है, उसके बाद डी-एक्साइटेशन हो जाते हैं, तो हाई इंटेंसिटी स्पाइक्स जो है ना ये उसी वजह से होती है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना ये आप ध्यान में रख लो क्योंकि आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं कि स्पाइक्स क्यों आ रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे कट ऑफ क्यों है, ये सारे आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस वो यहाँ पे आपके सारे कवर अप होंगे। इंटेंसिटी किसको कहते हैं, इंटेंसिटी मैंने बताया आपको कि दैट इज द सिंपल नंबर ऑफ फोटोन, ओके, इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड, ओके, इंटेंसिटी इज कंट्रोल्ड बाय द हीटर करंट ऑफ द कैथोड। हार्डनेस किसको कहते हैं, हार्डनेस ऑफ द पावर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द एक्स-रे एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगी एक्स-रे, जितना ज्यादा पेनिट्रेट करता जाएगा बॉडी में तो उतना उसको हम हार्ड एक्स-रे कहते हैं। दूसरा हमारे पास सॉफ्ट एक्स-रे होते हैं जो कि क्या वो इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता, तो इट मींस कि उसके पास एनर्जी कम है, इट मींस कि उसके पास एनर्जी कम है तो इट मींस कि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
अच्छा, सॉफ्ट एक्सरेज वो इतना पेनिट्रेट नहीं करेगा सॉफ्ट एक्सरे। जी soft X-ray, the X-rays with large wavelength which cannot penetrate the body. It only increase the dosage and destroy tissue. It is avoided by placing an aluminum filter. अच्छा ये क्वेश्चन भी है, ओके? ये भी एक क्वेश्चन है आगे कि हम क्यों इसको फिल्टर करते हैं? तो इसको हम मेटल प्लेट से हम इसको फिल्टर करते हैं। मेटल में इन्होंने फिर कहा कि एल्यूमिनियम फिल्टर हम करते हैं, एल्यूमिनियम को रखते हैं। तो फिल्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं कि इन लो एनर्जी जो हमारे पास एक्सरेज है इसको हम फिल्टर आउट कर लें, सही है, ताकि वो टिश्यू डिस्ट्रॉय ना हो। टिश्यू डिस्ट्रॉय ना हो जी, जी क्योंकि इसका फायदा नहीं है, जी ये एक्साइटेशन डिसक्साइटेशन नहीं कर सकता, या उसकी पेनिट्रेशन भी कम है, सही है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना जल्दी आपके जो वाटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वो H2O वो फ्लिप इतने जल्दी होते जाएंगे, और जब आप एनर्जी को कम वो टॉप अप कर लो वहां से, वो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, वो जल्दी फ्लिप अप हो जाते हैं फिर। अच्छा, शार्पनेस कंट्रास्ट उसी को कहते हैं। कंट्रास्ट आपको क्लियरिटी देता है, जिस तरह इमेज में होता है ना, कंट्रास्ट हम ज्यादा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। आपने एडिटिंग की है वो इमेज की, तो उसमें भी कंट्रास्ट का ऑप्शन होता है, तो वो आपको इमेज की कलर्स के मुताबिक जी कलर्स हो के जाता है। शार्पनेस और ये सब कुछ वही बात है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज फॉर इमेज, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप देखिए, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं बार बार। अच्छा, ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लिया कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द मेटल सोलर टू एक्सरे फोटोन, द वेरिएशन विद वेवलेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एक्स-रे बीम इज दिस। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ। तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ क्यों है, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि वहाँ पे हम कंटिन्यू वोल्टेज दे रहे हैं वहाँ पे, और वोल्टेज का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, ये वो हमने कर लिया। शार्प कट ऑफ एट शॉर्ट वेवलेंथ, ये भी हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका सारा एनर्जी को रिलीज सारा एनर्जी रिलीज कर देता है वहाँ पे। A series of spikes superimposed on the continuous distribution of wavelength, तो वो एक्साइटेशन डिक्साइटेशन की वजह से स्पाइक्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, in X-rays imaging of body structure, longer wavelength photon are frequently filtered out of the X-ray beam, ये अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, state how this filtration एल्यूमिनियम की शीट रख देता है वहाँ पे। suggest the reason for this filtering, destroy ताकि वो टिश्यू डिस्ट्रॉय ना हो, और वो क्योंकि डी एक्साइटेशन वगैरह भी नहीं कर रहे होते थे इससे। अच्छा, द लीनियर एटूनेशन एब्जॉर्प्शन, अच्छा ये वही बातें हैं कि हमारे पास I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस म्यू x, तो x इज गिवन टू यू दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, बोन का हमारे पास म्यू है 2.9, तो ये इस फार्मूले से हो जाएगा। तो आपने रेशियो फाइंड करने, तो I बाई I नॉट आपने फाइंड करना, इस आ जाएगा, ओके। अच्छा, पार्ट 2 भी इसी तरह है, 4.6 फुट कर लो इंस्टेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, 4.6 जी 4.6 सेंटीमीटर फुट कर लो। अच्छा, इसके बाद सजेस्ट व्हाई ऑन एक्स-रे प्लेट द कंट्रास्ट बिटवीन बोन एंड मसल इज मच ग्रेटर देन दैट बिटवीन प्लेट एंड मसल। तो क्या क्योंकि बोन ज्यादा हार्ड होती है, उसके अंदर से कम